जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो जौनसारी जनजाति है, जौनसारी जनजाति के संपूर्ण इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट लिया गया है। कोई भी फालतू का मैटर नहीं होगा। जितना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसी मैटर को पॉइंट टू पॉइंट लिया गया है। अगर आप चैनल पे नहीं हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज जौनसारी जनजाति को। तो दोस्तों पहली चीज है कि जो जौनसारी जनजाति है राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, समुदाय है। ठीक है, यानी जो पूछा जाए कि राज्य का सबसे बड़ा दूसरा जनजातीय समूह, तो क्योंकि पहला कौन था? थारू। ठीक है, इससे पहले हम थारू को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो दूसरा समुदाय है वो कौन है? जौनसारी जनजाति है। जबकि जौनसारी गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन है? जौनसारी जनजाति है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो थारू हो जाएगा, और गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो क्या होगी? जौनसारी जनजाति क्या है? गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला जो क्वेश्चन फैक्ट है इसमें कि जौनसारी जनजाति मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? आपके देहरादून के चक्राता, कालसी और लाखा मंडल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चक्राता, कालसी और त्यूनी तहसील, जो ये तीन तहसील हैं, चक्राता हो गए, कालसी हो गए और त्यूनी हो गए, इनको मिलाकर जौनसार भावर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो आप जौनसार भावर क्षेत्र कहते हो उसके अंतर्गत चक्राता, कालसी और त्यूनी, इन तीन तहसीलों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। जौनसारी लोग देहरादून में 39 पट्टियों तथा 358 गांवों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है कि जौनसारी लोग कितने पट्टियों और कितने गांवों में पाए जाते हैं? तो 39 पट्टियों और 358 गांवों में पाए जाते हैं। कौन? जौनसारी लोग। दोस्तों जौनसार में बायथा एक प्रकार की झाड़ फूक विधि है। अगर क्वेश्चन बनता है कि बायथा क्या है तो याद रखना जौनसार में एक प्रकार की झाड़ फूक विधि है जिसे बायथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपने शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए जौनसारी जनजाति में गणात प्रथा प्रयोग की जाती है। जो गणात प्रथा है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? अपने शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जौनसारी जनजातियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथा है कौन सी? गणात प्रथा। ठीक है, किसी व्यक्ति की बीमारी दूर करने के लिए जौनसारी जनजाति में ऊझा विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए क्या है? ऊझा विधि का प्रयोग किया जाता है। किसमें? जौनसारी जनजाति में। दोस्तों सारे पॉइंट वो हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें जौनसारी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, जो जौनसारी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है वो किस तरीके से है? ठीक है, तो दोस्तों जो जौनसारी लोग हैं खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। दोस्तों अगर आपको जौनसारी जनजाति के इसके बाद एमसीक्यू को देखो कि आपको कितना आता है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा। आप उसको उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के जौनसारी जनजाति को देख सकते हो। तो दोस्तों जो जौनसारी लोग हैं खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो जौनसारी लोग हैं खुद को क्या मानते हैं? किसका वंशज मानते हैं? तो दोस्तों ये अपने को क्या मानते हैं? पांडवों का वंशज मानते हैं। और जो जौनसारी हैं वो मंगोल और डोम प्रजाति का मिश्रण है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जौनसारी लोग किसका मिश्रण है? तो मंगोल और डोम प्रजाति का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, जो मुख्य रूप से ये जौनसारी जनजाति है ये 3 वर्गों में बटे रहते हैं। कितने वर्गों में बटे रहते हैं? तो 3 वर्गों में बटे रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हरिजन, खसास और कारीगर होते हैं। जिसमें कौन कौन से 3 वर्ग हैं? हरिजन हो गए, खसास हो गए और कारीगर वर्ग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, पांडवों के वंशज होते हैं, मंगोल डोम प्रजाति का मिश्रण है और 3 वर्गों में बटे होते हैं। मुख्य रूप से ये आपके काम की चीज है। जो खसास वर्ग के अंतर्गत ब्राह्मण और राजपूत सम्मिलित किए गए। अभी मैंने आपको बताया 3 वर्ग हैं, हरिजन, खसास और कारीगर। तो इसमें जो खसास वर्ग होता है वो उसके अंतर्गत ब्राह्मण और राजपूतों को शामिल किया जाता है। जौनसारी जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। क्या होता है? पितृसत्तात्मक। जबकि हम इससे पहले थारू जनजाति को जब हम देख पढ़ा था तो वहां पे उनका परिवार क्या था? मातृ सत्तात्मक परिवार था, क्योंकि वो मातृ पक्ष से खुद को राजपूत मानते थे और पितृपक्ष से खुद को भील मानते थे। लेकिन ठीक इसके अपोजिट है जौनसारी जनजाति। यहाँ पे जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी जो गांव घर का मुखिया होता है वो क्या होता है? पुरुष होता है। ठीक है, जबकि थारू में माता होती है।
अगला जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जौनसारी जनजाति में निम्न वर्ग के अंतर्गत कोल्टा लोग आते हैं। जो कोल्टा लोग होते हैं जौनसारी जनजाति के अंतर्गत, वो निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें जौनसारी जनजाति की विवाह परंपरा की, इनमें विवाह की जो परंपरा है वो किस प्रकार की होती है, क्योंकि हमने जब थारू में देखा था तो बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी। अब जब यहाँ पे जौनसारी जनजाति की देखें तो मुख्य रूप से जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। तो आज के टाइम में बहुत कम है, ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं, इसलिए इनकी जो महिलाएं होती है उनमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, तो ये इनमें भी क्या थी, बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन था पांडवों का वंशज मानने के कारण। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वर्तमान समय में जौनसारी में बाजदिया, बेवाकी और बोईदोदी विवाह प्रथाओं का, इन 3 प्रथाओं का क्या है, वर्तमान समय में प्रचलन है। ठीक है दोस्तों, जौनसारी लोग विवाहित लड़की को रयांती, यानी जो विवाहित लड़की है उसको क्या कहते हैं, रयांती कहते हैं, जबकि जो अविवाहित लड़की है उसको दयंती कहते हैं। ठीक है, रयंती और दयंती याद रखना, विवाहित होगी तो रयंती कहलाएगी और अविवाहित होगी तो दयंती कहलाएगी। ठीक है, अगला दोस्तों जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जौनसारी जनजाति में फैक्ट है कि जौनसारी लोगों का मुख्यतः पहनावा घाघरा, झगोली और पैजामा है। ठीक है, और जौनसारी लोग ऊन से बनी टोपी को डिगुबा कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जौनसारी लोग ऊन से बनी टोपी को क्या कहते हैं, तो याद रखना डिगुबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कि डिगुबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो दोस्तों इसमें बात करेंगे जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहार और देवता की। जौनसारी जनजाति, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है कि जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहार और देवता कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों जौनसारी लोगों का जो मुख्य देवता है वो कौन है, महाशु देवता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाशु देवता का संबंध किस जनजाति से है, तो फिर आंसर हो जाएगा जौनसारी जनजाति से क्या है, महाशु देवता का संबंध है। और इनका पवित्र स्थान हनोल है। अगर पूछा जाए कि हनोल किसका पवित्र स्थान है, तो जौनसारी जनजाति का है। किसका मंदिर है, तो महाशु देवता का मंदिर है हनोल। ठीक है दोस्तों, जो महाशु देवता का त्योहार है, जो जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता है महाशु, उनका जो त्योहार है जागड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जो जागड़ा का त्योहार है किसका है, महाशु देवता का त्योहार है और जौनसारी जनजाति से संबंधित है। यह अगर क्वेश्चन बनता है कि जागड़ा का त्योहार कब मनाया जाता है, तो याद रखना भादो महीने में क्या होता है, ये जागड़ा का त्योहार मनाया जाता है। किस महीने में, भादो महीने में। ठीक है, और इस टाइम पे महाशु देवता की डोली को ले जाकर नदी में स्नान कराया जाता है। किसमें, इस जागड़ा के त्योहार में। ठीक है, जौनसारी लोग बिशु बैसाखी त्योहार मनाते हैं। यानी जो बिशु है किसका त्योहार है, या बैसाखी है किसका है, जौनसारी लोगों का प्रमुख त्योहार है। दीपावली के अवसर पर जौनसारी लोग भैला नृत्य करते हैं। यानी जो भैला नृत्य करते हैं किस अवसर पर करते हैं, दीपावली के अवसर पर। और मोस्टली गढ़वाल क्षेत्र में भी अगर आप पढ़ो तो दीपावली के स्तर पर, दीपावली के अवसर पर प्राचीन समय में क्या था, भैला नृत्य किया जाता था। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने इससे आपको थारू वंश आपने पढ़ा है, जो वंश बोला मैं, थारू जनजाति जो आपने पढ़ी है, तो मुझे को ये बताना कि जो यहाँ पे ये दीपावली के अवसर पर पहला नृत्य करते हैं, तो जो खिचड़ी नृत्य किया जाता है, खिचड़ी नृत्य थारू लोग किस अवसर पर करते हैं। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगली चीज जो चीज आती है, विजयदशमी को जौनसारी लोग पयाता कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे पहले क्वेश्चन आ रखा है कि विजयदशमी को जौनसारी लोग किस रूप में मनाते हैं, तो पायता के रूप में मनाते हैं किसको, विजयदशमी को। ठीक है, पंचाई या दशहरा को जौनसारी लोग पांडवों का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, जो पंचाई और दशहरा को उसमें किस रूप में मनाते हैं, दशहरे को पांडवों के रूप में मनाते हैं। कौन, जौनसारी लोग। यानी अगर पूछा जाता है पंचाई, विशु, पायता ये किसके त्योहार हैं, तो किसके त्योहार हैं, जौनसारी जनजाति के त्योहार हैं। अगली चीज आती है दोस्तों, अठोई के रूप में जौनसारी जनजाति जन्माष्टमी का त्योहार मनाती हैं। यानी जन्माष्टमी को किस रूप में मनाती हैं, तो अठोई के रूप में मनाती हैं। या अठोई का त्योहार किस दिन मनाती हैं, तो जन्माष्टमी के दिन मनाती हैं। ठीक है, कौन सी, जौनसारी जनजाति। अगली चीज दोस्तों, जौनसार में भेड़ पालकों से संबंधित त्योहार है नुड़ाई।
कौन सा त्योहार है? नुड़ाई का त्योहार। और दोस्तों इससे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि नुड़ाई का त्योहार किसका है? जौनसारी जनजाति का है। किससे संबंधित है? तो भेड़ पालकों से संबंधित है। और कब मनाया जाता है? तो सावन के महीने में मनाया जाता है। ठीक है। जौनसारी जनजाति द्वारा संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्योहार भैरोली त्योहार है। ये क्वेश्चन डिट्टू टू डिट्टू कई बार पूछा गया है कि जौनसारी जनजाति द्वारा संतान कल्याण के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, भैरोली का त्योहार मनाया जाता है जौनसारी जनजाति द्वारा। किसके लिए? संतान कल्याण के लिए। ठीक है। अगली चीज अगर हम बात करें कि मरोज उत्सव जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में देखने को मिल गए होंगे कि मरोज उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो जौनसारी जनजाति से क्या है? मरोज उत्सव का संबंध है। ठीक है। मरोज उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? मरोज उत्सव। दोस्तों अब यहां पे अगर हम बात करें जौनसार के प्रमुख मेले, जौनसार के जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो मौन मेला है, सबसे पहले मौन मेला कि जौनसारी जनजाति द्वारा 2 प्रकार के मौन मेले मनाए जाते हैं। ठीक है। जो मौन मेला है वो भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। जो पहला होता है वो मच्छ मौन कहलाता है। क्या कहलाता है? मच्छ मौन। और जो दूसरा होता है जतरिया मौन के नाम से जाना जाता है। यानी मौन मेला जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया तो जाता है, लेकिन ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, मच्छ मौन और जतरिया मौन। अब देखो दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मच्छ मौन है, मच्छ मौन के अंतर्गत मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक पेड़ होता है खिंडे का, उसको कूट करके नदी में डाल करके मछलियों को पकड़ा जाता है। ठीक है। वो कहलाता है मच्छ मौन। ठीक है। और जो जतरिया मौन होता है उसमें कई पट्टियों के लोग, अलग अलग पट्टियों के लोग क्या करते हैं? आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। कि किस पट्टी के लोग ज्यादा शक्तिशाली है, वो कहलाता है जतरिया मौन। ठीक है। अगला चीज जो है बिशु मेला। एक तो मौन मेला हो गए, दूसरा बिशु मेला कि जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है बिशु मेला। अगर क्वेश्चन बनता है कि जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा बिशु मेला क्या है? जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। और बिशु मेले का अगर प्रारंभ पूछा जाता कहां से होता है? तो चौली थाट से होता है। चौली थाट से क्या होता है? इस बिशु मेले का प्रारंभ होता है। और दोस्तों याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है कि बिशु मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो जंगबाजी नृत्य बिशु मेले के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। बिशु मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? जंगबाजी नृत्य किया जाता है बिशु मेले के अवसर पर। अब अगर हम बात करें इसके बाद जौनसारी जनजाति के लोक नृत्य की, जौनसारी जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हारुल नृत्य कि क्वेश्चन बनता है कि हारुल नृत्य का संबंध किससे है? तो दोस्तों जौनसारी जनजाति से क्या है? हारुल नृत्य का संबंध है। किस जनजाति से? जौनसारी जनजाति से। और जौनसार के अन्य प्रमुख अगर हम नृत्य की बात करें, आंडे कांडे डांस। ठीक है। या बोला कई किताबों में आंडे कांडे डांस का संबंध किस जनजाति से है? तो जौनसारी जनजाति से है। या पौणई नृत्य। ठीक है। विशेषकर शादी उत्सव के टाइम पे करते हैं, हाथों में रुमाल लेके। जो पौणई नृत्य है उसका संबंध किससे है? जौनसारी जनजाति से इस पौणई नृत्य का संबंध है। ठीक है। या झेला नृत्य किससे है? जौनसारी जनजाति से। जंगबाजी नृत्य, मरोज नृत्य। ठीक है। ये मरोज उत्सव भी बोला था मैंने अभी आगे। ठीक है। तो ये सारे नृत्य किससे संबंधित है? जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं। और दोस्तों मुख्य इसमें जो चीज आती है कि वारदा नाटी का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों याद रखना, जो वारदा नाटी है वो वारदा नाटी का संबंध क्या है? जौनसारी लोगों से संबंधित है। क्योंकि वारदा नाटी, नट नाटी, ये अलग अलग नाटी नृत्य हैं। तो दोस्तों ये वारदा नाटी का जो संबंध है किससे है? जौनसारी लोगों से संबंधित है। अगला जो इसमें फैक्ट है, जौनसार के प्रमुख लोकगीत हारुल, मांगल, केदार छाया व बिरासू है। इनके जो प्रमुख लोकगीत हैं कौन कौन है? हारुल हो गए, मांगल हो गए, केदार छाया हो गए और बिरासू। अगर पूछा जाता है कि इनमें से कोई भी पूछ देगा कि इस लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है, तो दोस्तों जौनसारी जनजाति से है। किसका? हारुल, मांगल, केदार छाया और बिरासू लोकगीतों का संबंध। अगला जो इसमें मोस्ट फैक्ट है कि हारुल नृत्य रामतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कि जो हारुल नृत्य होता है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रामतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जो जाता है इस तरीके से पूछा जाता है कि रामतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ हारुल लोग कौन सा, ये जौनसारी जनजाति कौन सा नृत्य करती है? ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, रामतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ जो जौनसारी जनजाति जिस नृत्य को करती है वो उस नृत्य का नाम है हारुल नृत्य। ठीक है।
अगली चीज अगर हम बात करें कि जौनसारी जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था, जो जौनसारी जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। दोस्तों पहली चीज, खुमरी नामक पंचायत जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। ये कई बार पूछा गया है कि खुमरी नामक पंचायत का संबंध किस जनजाति से है, तो जौनसारी जनजाति से है खुमरी नामक पंचायत का संबंध। या जौनसारी जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है, तो दोस्तों खुमरी पंचायत कहलाती है। और खुमरी पंचायत का जो मुखिया होता है ग्राम सियाणा कहलाता है। ठीक है, यानी खुमरी पंचायत जौनसारी जनजाति से संबंधित और जो इसका मुखिया होता है वो ग्राम सियाणा कहलाता है। ठीक है, खुमरी के ऊपर खत खुमरी होती है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जो इनकी पंचायत होती है खुमरी पंचायत होती है, वो एक गांव की पंचायत है। 3-4 छोटे छोटे गांव मिलकर के जिस एक नई पंचायत का निर्माण करते हैं 3-4 गांव मिलकर के, वो कहलाती है खत खुमरी के नाम से जानी जाती है। यानी जो खुमरी से बड़ी सस्ता है खत खुमरी होती है और जिसका मुखिया खत सियाणा कहलाता है। यानी ठीक है, यानी जो जौनसारी जनजाति की खुमरी पंचायत की बड़ी इकाई होती है वो खत खुमरी कहलाती है और इसका जो मुखिया होता है वो खत सियाणा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गांवों की समिति होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब हम इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बढ़ते हैं, जौनसार के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे कि जौनसार के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है। तो दोस्तों जौनसार की जो राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है वो गुलाब सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार बनता है कि जौनसार की राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों गुलाब सिंह को जौनसार की राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है। किसको? गुलाब सिंह को। जौनसार के जो प्रथम कवि माना जाता है, जौनसार के प्रथम कवि किसे माना जाता है, पंडित शिवराम को जौनसार का प्रथम कवि माना जाता है। और ठीक है, और जो ये प्रथम कवि हैं जो पंडित शिवराम, इनकी प्रमुख रचना जो है वीर केसरी है। ठीक है, क्या है इनकी प्रसिद्ध रचना? वीर केसरी। अब बात करते हैं ये वीर केसरी थे कौन, क्या था इनके पीछे। दोस्तों जो वीर केसरी थे वो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। किसके सिपाही थे? आजाद हिंद फौज के सिपाही थे वीर केसरी। जो रचना है किसकी? पंडित शिवराम की, जिन्हें मई 1945 में फांसी दी गई। ठीक है, आजाद हिंद फौज में थे और इनको फांसी दी गई मई 1945 में। ठीक है, यानी मुख्य रूप से 3 मई 1945 को इनको फांसी दी गई थी। इसीलिए 3 मई को उनकी याद में यानी वीर केसरी की याद में चौली थाट में या चौकी घाट में मेला लगता है। ठीक है, और वीर केसरी चंद ने इम्फाल के युद्ध में भाग लिया था। अगर क्वेश्चन बनता है कि वीर केसरी चंद ने किस युद्ध में भाग लिया था, तो दोस्तों याद रखना इम्फाल के युद्ध में क्या लिया था, वीर केसरी चंद ने भाग लिया था। अगली चीज अगर हम बात करें, भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार भावर कहा जाता है। फादर ऑफ जौनसार भावर के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार भावर कहा जाता है। और जौनसार के आधुनिक कवि के नाम से जिसे जाना जाता है रतन सिंह जौनसारी को, जौनसार के आधुनिक कवि किसको कहा जाता है, रतन सिंह जौनसारी को जौनसार का आधुनिक कवि कहा जाता है। ठीक है, देविका चौहान व कृपा राम जोशी जौनसार के समाज सेवी हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देविका चौहान और कृपा राम जोशी का जौनसार के हैं समाज सेवी, कवि, ठीक है, लोक गायक। तो याद रखना समाज सेवी क्या है, देविका चौहान और कृपा राम जोशी जौनसार के समाज सेवी हैं। और दोस्तों इसका जो अंतिम फैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जौनसार के संगीत के जनक। दोस्तों आपको कितनी जौनसारी जनजाति समझ में आई, अगर आप चाहते हो उसके एमसीक्यू देखना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो कि जौनसार के संगीत के जो जनक हैं नंदलाल भारती हैं। ठीक है, नंदलाल भारती को जौनसार के संगीत का जनक कहा जाता है, जिन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, या जौनसार के संगीत के जनक थे जिसलिए इनको क्या किया गया, लोक कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी जौनसारी जनजाति से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के की पॉइंट हैं, उन सबको एक तरफ से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।